हाँ जी बेटा, हम ये प्रूव कर रहे थे अभी कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये मैंने वृत्त लिया, ठीक है, ये इसका मैंने व्यास ले लिया और ये हमारी क्या हो गई, दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो समांतर रेखा, ये स्पर्श जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है बेटा कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है, रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस है, ठीक है। तो मैं इस बिंदु को नाम दे देती हूँ सी और इसे नाम दे देती हूँ डी, ठीक है। अब मैं मुझे ये पता है, आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। इसका मतलब अगर ये वाली रेखा, ये त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक इस पर लंब है स्पर्श रेखा पर, अगर ये ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब क्या होता है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका एंगल ओ सी पी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब ओडी भी त्रिज्या है और स्पर्श रेखा एस आर या आर एस है ना। अब आप लिखोगे इसी प्रकार या सिमिलरली ओडी परपेंडिकुलर है आर एस पर, ठीक है। अब ओडी आर एस पर लंब है तो इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री का हुआ, ठीक है ना। इसको भी कर सकते हो 90 डिग्री, इसको भी कर सकते हो, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। किसी को भी कर दो आप, इसके आपके दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब मैंने ये वाला कोण लिया है 90 डिग्री, कौन सा, ओ डी आर, इसीलिए कोण ओ डी आर बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, अब इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दो कोणों का। ये कौन सी रेखा है, ये देखो, अगर ये दो रेखाएं हैं कोई और ये इनको काटने वाली कोई रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हो आप, छेदक रेखा कह सकते हो आप इसको। तो इसके एक तरफ के कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि यहां सीडी रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। इसीलिए CD क्या है, एक तिर्यक रेखा है, CD एक, इसीलिए क्या आप लिखोगे, और CD क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। और ऐसा कब होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 80 डिग्री होता है, तो इसका मतलब जिन रेखाओं पर ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। तो आप लिखोगे इसलिए PQ जो है वो समांतर है RS के, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बेटा कि अगर आपने ये कोण 90 डिग्री लिया है तो इसके सामने वाला ना लेकर आप ये वाला कोण भी दिखा सकते हो 90 डिग्री का, ठीक है। तब आप क्या करोगे, उस केस में एक तो हमारा एंगल यही हो गया OCP 90 डिग्री, ठीक है, और ODS है ना। अगर मैं इसको ना दिखा के इसको दिखाती हूँ, ये आपका अल्टरनेट है, यानी दूसरा मेथड है, आपकी इच्छा है, आपने ये करना है कर लो, नहीं करना मत करना, ठीक है। ये करना है ये कर लो, ये करोगे तो भी बेस्ट है, ये करोगे तो भी बेस्ट है, गलत नहीं है, कुछ भी बेस्ट है, दोनों ही, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि हमारा समांतर प्रूव करने के कई तरीके होते हैं, है ना। तो अगर मैं ये वाला कर दूंगी ओ डी एस बराबर 90 डिग्री कर दूंगी, तो क्या कहूंगी मैं, तो मैं ये कहूंगी कि त्रियक रेखा के ये कौन से कोण हो गए, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए ना, अंतः कोण हो गए, एकांतर अंत्य कोण हो गए। तो आप यहाँ लिखोगे एकांतर अंत्य कोण बराबर है, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है,
रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो इसका मतलब PQ समांतर है RS के। ठीक है, ये तरीका करो या ये दोनों में से एक कोई भी कर लो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता एक बादशाह होगा। देखो बेटा, कुल पत्ते हैं 52, हमने प्रायिकता निकालनी है बादशाह होने की। तो बादशाह कितने होते हैं? बादशाह 4 होते हैं। किंग किंग 4 होते हैं ना। तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि ये देखो, मैं आपको ताश के पत्तों से भी समझा देती हूँ। ठीक है, मैं इसमें से किंग ढूंढ रही हूँ। ये हमारे ईंट है, ये पान है, ये हुक्म है, ये ईंट 10, ये 7 पान है, ये हुक्म हुक्म पान ईंट, ये चिड़ी बोलते हैं, ये भी चिड़ी, ये भी चिड़ी, ये भी चिड़ी, ये पान पान, ये 2, ये आ गया। अगर आपको इसकी पहचान है तो बोलो ये क्या है? ये है आपका बादशाह, जो आपको चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बादशाह रख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? ये भी बादशाह है, ये हुक्म का है और ये ईंट का है। ठीक है, अब एक और बादशाह, हमें कितने बादशाह? हमें जितने भी बादशाह होंगे वो हमें निकालने हैं। ये भी बादशाह है। ठीक है, ये चिड़ी का बादशाह है। और देखो, ये आ गया बादशाह। ठीक है, तो हमारे पास बादशाह कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 बादशाह पता लग गए आपको? ये हमारे होते हैं 4 बादशाह। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अब कि बादशाह 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 कितने होते हैं? कुल बादशाह कितने होते हैं? 4। ठीक है, और कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो हमने किसका निकालना है प्रायिकता? बादशाह होने की। तो आप यहाँ लिख दोगे कि बादशाह होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम 52। इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो 1/13 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहां से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है 4 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, हमने दोनों की चाल निकालनी है, ऋतु की भी चाल और धारा की भी चाल। ठीक है, तो मैं दोनों को मान लूंगी। ठीक है, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितनी मान ले हम? x किलोमीटर। ठीक है, घंटे की बात हो रही है तो x किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर। ठीक है, और किसकी निकालनी है? धारा की। और हम धारा की चाल मान लेते हैं, सॉरी चाल y किलोमीटर पर आवर। अब ये बात क्या कर रहे हैं? ये तो अनुकूल और प्रतिकूल की बात कर रहे हैं ना, कि ऋतु धारा के अनुकूल और ऋतु और धारा के प्रतिकूल। तो हमें धारा के अनुकूल भी चाल निकालनी है और धारा के प्रतिकूल भी निकालनी है। देखो, ये नदी है हमारी। ठीक है, और नदी की जो धारा है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे जा रहा है पानी। ठीक है, और ऋतु भी ऐसे ही तैर रही है। ठीक है, ऐसे ही तैर रही है। तो अब जो धारा है वो ऋतु की मदद करेगी या फिर नहीं करेगी? देखो बेटा, आप साइकिल चलाते हो। ठीक है, आपको साइकिल का एग्जांपल दूं तो आप जल्दी समझ जाओगे। आप साइकिल से सुबह स्कूल में जाते हो। ठीक है, हवा चल रही है, हवा अगर आपके साथ वाली दिशा में चल रही है तो आपको आसानी होगी साइकिल चलाने में, आपका साइकिल तेज चलेगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हवा आपके सामने से आ रही है, यानी आपके प्रतिकूल है, प्रतिकूल हुई ना, आप तो स्कूल की तरफ जा रहे हो और जो हवा है वो आपके स्कूल की तरफ नहीं जा रही, वो स्कूल से आ रही है, स्कूल से वापस आ रही है वो। ठीक है ना, तो फिर
वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो क्या इस सिचुएशन में क्या आपसे साइकिल तेज चल पाएगी? नहीं ना। तो इसका मतलब हवा आपकी मदद कर रही है। ठीक है, अगर आपकी चाल और हवा की चाल मिल जाए, दोनों जुड़ जाएं, तो क्या होगा? आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है ना। इस जब आप एक ही दिशा में जाते हो, दोनों हवा भी और आप भी, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे स्कूल में। लेकिन हवा अगर आपके विपरीत होगी, तो ऐसे में जो उसकी चाल होगी वो माइनस हो जाएगी। समझ गए ना। अब जो नदी की चाल तो ऐसे हो और ऋतु ऐसे जा रही हो, ऐसे तैर रही हो, तो इसमें जो चाल है वो माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा जो धारा है वो आपकी मदद नहीं कर रही। ठीक है ना। तो आपको जोर लगा के तैरना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर भी। तो अब आप लिखोगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या? ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल वो कितनी हो जाएगी? धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, अब हमें चाल का तो पता लग गया। अब ये बात कर रहे हैं समय की भी और दूरी की भी। ठीक है, समय पहली कंडीशन में हमें समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटे। कितना तैर सकती है वो? 20 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई? दूरी। दूरी तय कर रही है ना वो 20 किलोमीटर की। ठीक है, तो हमारी दूरी तो हो गई है 20 किलोमीटर। ठीक है, दूरी है हमारी 20 और समय है 2 घंटे। ठीक है, अब हमें पता है कि समय होता है दूरी बटे 4। ठीक है, और समय कितना है? 2 घंटे। दूरी तय कितनी की? 20 किलोमीटर। ठीक है, और चाल हमारी कितनी है? अनुकूल की बात हो रही है ना, तो अनुकूल में तो चाल x प्लस वाई है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2x प्लस वाई बराबर 1 को 20 से करोगे तो 20, x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 20 बटे 2 यानी 10। ठीक है, तो एक समीकरण बन गई हमारी x प्लस वाई बराबर 10। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी में उसने क्या कहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब प्रतिकूल की बात हो रही है, समय कितना है? 2 घंटे, और दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमारी जो समय है वो कितना है? 2 घंटे, और दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर, और चाल प्रतिकूल की में चाल कितनी है? x माइनस वाई। ये थी ना हमारी प्रतिकूल में, ये देखो धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगाओगे, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, तो अब समय कितना है? 2, दूरी कितनी है? 4, और चाल कितनी है? x माइनस वाई। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस वाई बराबर 4, और x माइनस वाई कितना हो गया? 4 बटे 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हो गई दूसरी। ठीक है, अब एक समीकरण तो है हमारी ये वाली। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, और एक समीकरण है हमारी x माइनस वाई बराबर 2। अब हम इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, विलोपन विधि से कर लो क्योंकि ये कट रहा है बड़ी आसानी से। x और x 2x बराबर 12। ठीक है, तो x कितना आ गया? 12 बटे 2 यानी कि 6। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह मैंने 6 रख दिया। 6 प्लस वाई बराबर 10, y आ गया 10 माइनस 6, y बराबर 4। अब x और y क्या है? देखो, x मैंने क्या माना था? ऋतु की चाल, और y क्या थी? धारा की चाल। ठीक है, तो ऋतु की चाल कितनी हो गई? 6। तो आप लिखोगे ऋतु की स्थिर जल में चाल, सारा कुछ लिखना है ये आपने, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ गई। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 23। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
हाँ जी बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कैसी त्रिभुज बनानी है हमने? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये बना ली मैंने समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये आधार है। ऊंचाई किस पर डिपेंड है? आधार पर। तो पहले क्या मानना पड़ेगा? आधार। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मान लेती हूँ कि माना जो आधार है समकोण त्रिभुज का, ठीक है, माना आधार, समकोण त्रिभुज का आधार लिख लेना आप, कितना है? x सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। ये क्या कह रहे हैं कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये ऊंचाई है ए बी, ये आधार से कम है, आधार है x, इससे 7 सेंटीमीटर कम कर दे तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहे हैं कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हमें BC तो हमने ले लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, AB हो गया हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर और AC हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमने अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब हमें कर्ण तो दिया हुआ है, आप आधार और ऊंचाई यानी लंब बता दो। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी समकोण त्रिभुज आती है तो अधिकतर मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है? 13 का स्क्वायर, AB कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर, और BC कितना है? x का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 7 गुना x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर x वाली लिखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14x प्लस के 49। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाओगे माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के क्या हो जाएंगे? 169 में से 49 माइनस करो, 120 माइनस का। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इधर आके 0 हो जाएगा ना, 0/2 0, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाओ, 2 3 4 4 15 4 जा नहीं, 5 12 5 जा बन रहा है ना, 12 5 जा, तो x स्क्वायर माइनस के 12 आएंगे, क्योंकि 7 के आगे माइनस है तो बड़ी रकम के आगे माइनस और छोटी के आगे प्लस। ठीक है, अब इन दोनों के में से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन ले लो। ठीक है, तो x हमारा एक तो आ गया 12 और एक बार आ जाएगा -5। ठीक है, अब बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, नेगेटिव हो गया ना, तो आप क्या लिखोगे कि आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा आधार क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार 12 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम? आधार 12 हो गया तो अब हमने ए बी निकालनी है, यानी हाइट निकालनी है ना, ए बी का मतलब ऊंचाई, हाइट, वो कितनी है? x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, एक भुजा 12 और एक भुजा 5। चेक भी कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में रख के, क्या ये प्रूव हो रहा है? देखो, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25,
144 जमा 25 169 आ रहा है ना, 169 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपकी प्रूव हो रही है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एपी दी हुई है, हमसे ये पूछा गया है कि इस एपी में कितने पद लिए जाएं। कितने, कितने का मतलब हाउ मैनी पद लिए जाएं, यानी हमने क्या निकालना है, एन। ठीक है ना, ताकि उनका योग, योग कितना हो, 78। तो योग का मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एस एन। एस एन कितना दिया हुआ है, 78। ठीक है, एस एन का मतलब क्या है, सम, सम का मतलब योग। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन भी हमें दिया है, एन हमने निकालना है, ए मैं निकाल सकती हूँ, डी भी मैं निकाल सकती हूँ। तो क्या रहा जो हमने निकालना है, एन। ठीक है, तो यहाँ हमारा ए क्या है, 24, और डी क्या है, 21 माइनस 24, माइनस के 3 हो जाएंगे ना, 18 माइनस 21 माइनस 3। ठीक है, अब एस एन हमें दिया हुआ है 78, एन बाई टू, 2a, का मतलब 24 प्लस एन माइनस 1 और डी का मतलब -3। ठीक है, 78 इक्वल टू एन बाई टू, ज्यादा डार्क पेन है ये, 48। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस के 3n प्लस में 3। ठीक है, ध्यान से करना, माइनस के 3 है बेटा, -3n माइनस माइनस प्लस के 3। ठीक है, सिली मिस्टेक्स मत करना, ध्यान से किया करो। 48 प्लस 3 51 माइनस 3n। ठीक है, अब देखो, अब 2 इधर है तो मैं इस साइड ले आती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14 और 1 1 15। एन को 2 तो मैं इधर ले आई और एन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है ना, एन एक बाहर है एक अंदर है। अब मेरे को 3n स्क्वायर पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको इधर ले आती हूँ, 3n स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगी माइनस 51n, ये इक्वल के इस तरफ ही है, 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 2 3 सते 21 प्लस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 इधर आके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर सोचो भाई क्या बनेंगे। 2 से शुरू कर लो, नहीं होता, 3 जाता ही नहीं, 4, 13 4 जा बन गए, एन स्क्र 13n और माइनस के 4n, माइनस माइनस प्लस, 13 और 4 17, 13 4 जा 52। ठीक है, प्लस के 52 इक्वल 0। अब n कॉमन, n माइनस 13। ठीक है, इसमें से -4 लोगे, n माइनस 13, इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम होता है। ठीक है, n माइनस 13 ले लो और n माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो n आ जाएगा 13 और इसको 0 के बराबर रखोगे तो n आ जाएगा 4। तो हमारे इसके दो आंसर होंगे, 13 पद भी हो सकते हैं, ठीक है, और 4 भी हो सकते हैं। दोनों से ही आप चेक करके देख सकते हो आपका आंसर, यानी कि एसएन क्या मिलना चाहिए आपको, 78। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए दोनों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध करना है। त्रिभुज कैसी है, समकोण। ठीक है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना ली, ए बी और सी। इसमें मैंने क्या प्रूव करना है कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण क्या है, AC। ठीक है, AC का स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का होगा ना एंगल। ठीक है, प्रूव क्या करना है मुझे कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं, शेष कौन सी दो भुजाएं रह गई, आधार और लंब, है ना, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पहले वर्ग फिर उनका योग, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है ना,
ये प्रूव करना है। अब कुछ याद आया इसे देखकर, कौन सी थ्योरम है आपकी? ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का आपको प्रूफ करवाया है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद नहीं है बेटा तो इसे अच्छे से देख लो, इसे अच्छे से कर लो, ठीक है, क्योंकि ये 99% पेपर में आएगी, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। मैं क्या करती हूँ बेटा, अपनी तरफ से हम एक रचना करेंगे। मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगी, ठीक है, इसको आप डॉटेड डाल लेना, ठीक है। ये इसको मैंने नाम दे दिया बी डी, ठीक है। तो रचना हमने की है बी डी, लंब लिया किस पर? एसी पर, ठीक है। तो फिर ये वाला कोण कितने का होगा? 90 डिग्री। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। समझ आ रही है ना। अब ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखो, ठीक है, हम इसमें दो काम करेंगे। क्या? एक बार तो हम त्रिभुज लेंगे ये छोटे वाली ए बी डी, और उसके साथ लेंगे बड़े वाली ए बी सी, ठीक है। एक बार तो लूंगी मैं त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और एक बार लूंगी छोटे वाली ये वाली त्रिभुज, ठीक है, बी डी सी, ठीक है, बी डी सी एंड कौन सी? ए बी सी, ठीक है। ये वाली मैं दोनों दोनों हमारी तीनों ही कैसी त्रिभुजें हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि हमने इन पर क्या डाले हैं? लंब, परपेंडिकुलर्स, ठीक है। अब ये वाली त्रिभुज ले रही हूं मैं और बड़े वाली ले रही हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज को पहले हम प्रूव करेंगे कि ये कैसी हैं? समरूप त्रिभुजें हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम? देखो कैसे करेंगे। अब इस छोटे वाली त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण है और बड़े वाली में भी ये वाला 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आप लिख दो कि कौन सा कोण है आपका 90 डिग्री का? ए डी बी, कोण ए डी बी, किसमें? इस त्रिभुज में, ठीक है। और इस बड़े वाली त्रिभुज में कौन सा कोण है? ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों ही कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। अब दूसरा, इसमें और इसमें क्या है? इसमें और इसमें दोनों में ही ए बी डी में भी ए है और ए बी सी में भी ए है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला इस बड़ी त्रिभुज में भी है ये वाला कोण, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? कोण ए बराबर कोण ए, ये कैसा कोण है? उभयनिष्ठ, दोनों में है ना, ठीक है। तो अब हम कोण कोण समरूपता नियम से, आप लिखोगे कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अब देखो, अब दोनों त्रिभुजें हो गई समरूप, ठीक है। अब समरूप हो गई तो इनकी जो रेखाएं होंगी वो भी समानुपाती होंगी, भुजाएं, यानी इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी समानुपाती होंगी। तो अब आपने भुजाएं ध्यान से लिखनी है। अब ए बी डी, ए बी यहां से लिया मैंने ए बी, ठीक। यहाँ बेटा आपने एक बात ध्यान में रखनी है, क्या? जो हमने ये ट्राइंगल कोण लिया था यहाँ ए डी बी और ए बी सी, ए डी जो था इस छोटे वाली ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है ना, और ए बी सी में भी ए बी पर 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ए बी डी की जगह क्या लिखेंगे? ए डी बी, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि एडी जो है वो मेरा लंब है इस ट्राइंगल का, ठीक है। और इसमें भी क्या है? ए बी जो क्या है? लंब है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या आएगा? ए डी बी, यहाँ पर ध्यान से, ए डी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अब आप हमने क्या करना है? तो एडी जो है और ए बी जो है, एडी बटे ए बी, ठीक है। यहां से ये दो भुजाएं, यहां से ये भुजा समरूपता नियम से समानुपाती हैं, बराबर ए बी
फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट, AC। ठीक है, तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इंटू AC, AD इंटू AC बराबर AB इंटू AB, यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो आप नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे जो मैंने दूसरे वाली लेनी है, छोटे वाली त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABC। ठीक है, BDC, अब देखना ध्यान से लेना, BD क्या है, लंब है, और AB भी क्या है, लंब है। ठीक है, तो अब BDC में क्या है, BDC में एंगल D, एंगल BDC है ना, और ABC में एंगल वही ABC ही। ठीक है, 90 डिग्री का है। ठीक, और दूसरा क्या है, C एंगल इसमें भी है और C एंगल इसमें भी है। कोण C बराबर कोण C कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, तो कोण कोण समरूपता नियम से, जैसे यहाँ लिखा था, त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लास्ट वाले लेंगे, CD बटे में BC, CD और इसका भी लास्ट CD बटे में BC बराबर में BC फर्स्ट और थर्ड, BC बटे में AC। ठीक है, समानुपाती हो गई समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। ठीक है, अब यहाँ हो गया आपका ये, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD इंटू AC, CD इंटू AC बराबर BC इंटू BC, यानी BC का स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी हमारी समीकरण 1, ये ले लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दो। ठीक है, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड के में प्लस होगी, राइट साइड में प्लस होगी। ठीक है, तो पहले मैं राइट साइड कर लेती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से कॉमन आ रहा है AC। ठीक है, अंदर क्या होगा, AD प्लस CD। ठीक है, अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अब AD प्लस CD, यहाँ से देखो फिगर से, AD प्लस CD क्या बन रहा है, ये AC। ठीक है, ये हो गया AC, और बाहर भी क्या है, AC, तो ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर। तो मैंने अप्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम, इसको अच्छे से करना है आपने, बिल्कुल पक्का। ठीक है, ये श्योर आई थिंक आएगा पेपर में। हाँ जी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें ये है कि ये बिंदुओं हैं दो, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, देखो मैंने ये दो बिंदु ले लिए, एक यहाँ एक यहाँ, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया ये। ठीक है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कौन सा बिंदु, -1 और 6, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं मान लेती हूं कि इन दो बिंदुओं से जो रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड को ये वाला बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब मैं k की वैल्यू निकाल दूंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विभाजित करता है, अब ये तो मेरे हो गए mn। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, चाहे तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लो, या जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है वो शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो। क्या बताई थी शॉर्ट ट्रिक, ऐसे है ना, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 बाई k प्लस 1। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा k इंटू -8
प्लस 1 इंटू 10, ठीक है, बाय के प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 6k माइनस 3 बाय के प्लस 1 और माइनस 8k प्लस 10 बाय के प्लस 1, ठीक है। अब ये है किसके इक्वल, इसके इक्वल, -1 6k, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दो, यानी 6k माइनस 3 बाय के प्लस 1 इक्वल टू -1 एंड इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6k माइनस 3 इक्वल टू -k माइनस 1 एंड इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे तो एक ही से आ जाएगा, ठीक है, पहले मैं इससे निकाल लेती हूँ, 6k प्लस k माइनस 1 प्लस 3, 7k इक्वल टू 2, k क्या आ गया 2/7, तो हमारी रेशो क्या आ गई 2/7 इज टू 1, k की वैल्यू यहाँ रख दी, यानी रेशो क्या आ गई 2:7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने यही निकालना था ना रेशो। अब इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूं, वो क्या है हमारा फॉर्मूले में क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने लिखना क्या है, आपने लिखना यही है जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 में 1 6 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। शुरू से लिख देना माना, ठीक है ना, तो ये हमने मान लिया। उसके बाद आप ये लिख दोगे फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 हैं। आप इसमें ये वैल्यूज x2 की वैल्यूज यहाँ से यहाँ रख दोगे, x1 की भी, ऐसे ही y1 की y2 की वैल्यू यहाँ रख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला बाय चांस भूल जाता है तो आप मेरी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, जो कि ये वाली है ना, इसको इसके साथ, फिर इसको पहले पहले के को पहले के साथ और 1 को भी पहले के साथ, फिर दूसरी बार में के को भी दूसरे के साथ और 1 को भी दूसरे के साथ, ठीक है, समझ आ गई, ये शॉर्ट ट्रिक थी। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, हमने सिद्ध करना है सेकेंट ए 1 माइनस साइन ए सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड ए को लिख दिया हमने 1 बाय कोस ए 1 माइनस साइन ए, सेकेंड ए को फिर से लिख दिया 1 बाय कोस ए, टेंजेंट ए को लिख दिया साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड चल रही है 1 बाय कोस ए, ऐसे का ऐसे, यहाँ पर एलसीएम ले लो कोस ए, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये भी नीचे है कोस ए तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह क्या आ गया कोस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या आ गया 1, जो कि हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बेटा अब आपके सेक्शन सी के 29 और 30 रहते हैं, तो वो हम इस पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और सेक्शन डी भी। ओके, थैंक यू बेटा, सी यू नेक्स्ट टाइम।